Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 8. तो आज जो हमारा टॉपिक है, आप लोग को पंक्चुएशन पार्ट 1 पढ़ाया था और पार्ट 2 में भी मैंने कुछ कवर किया था। ठीक है, तो कॉमर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कि कॉमर्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कहाँ हमें करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, A comma separates clauses in a compound sentence। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है ये, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉमा जो दिख रहा है, कॉमा सेपरेट्स क्लॉजेज इन अ कंपाउंड सेंटेंस, ऊपर में देखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमा सेपरेट करता है, यानी अलग करता है। किसको अलग करता है? कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस कौन कौन सा होता है? आप लोग को मैंने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया था। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है, यानी एंड, बट, इफ और के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो सेंटेंस दिया है, अब इसके बारे में बता रहा है, पुट अ कॉमा बिफोर द जॉइनिंग वर्ड और कंजंक्शन। A comma isn't necessary if two words share one subject, and a comma is optional when the clauses in a compound sentence are very short। सही बात है। देखिए, पहले तो कह रहा है कि हमें कॉमा लगाना पड़ता है कहाँ पे? जहाँ पे जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड में होते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, आई ओन आइस टेक्स। ठीक है, कॉमा दिया है, एंड यूज देम ऑलमोस्ट डेली। फिर उसी के नीचे देखिएगा एक और सेंटेंस दिया हुआ है, आई ओन आइस टेक्स एंड यूज देम ऑलमोस्ट डेली। तब इसमें आप देखेंगे फ़र्क क्या है, एक में कॉमा दिया है, एक में नहीं दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है, अगर एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट रहेगा तब वहाँ पे आप कर सकते हैं, वहाँ पे करना ही है। लेकिन जहाँ पे एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं कॉमा का यूज़। ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ एक सब्जेक्ट हो, इसलिए दोनों एक्सप्लेनेशन दे दिया है ये। इसके बाद आता है जहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस हो, ठीक है, सेंटेंस बहुत शॉर्ट हो, वहाँ पे हम कॉमा देंगे। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ क्या है, आप देख सकते हैं, बेन ड्रोव एंड आई गिव डायरेक्शंस। फिर उसके नीचे एक दिया है, बेन ड्रोव एंड आई गिव नो डायरेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक में दिया है और एक में नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलेगा। लेकिन यस नो यहाँ पे जो दिया है ना, जो नो कहा है, ठीक है बाबू, वहाँ पे आप कॉमा नहीं दीजिएगा, याद रखिए। ये जो पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया कि जब भी आप कॉमा रखेंगे, ठीक है, जब उसमें दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। और कब सही माना जाएगा? जब एक ही सब्जेक्ट हो और उसको दूसरा सेंटेंस भी जो है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, उस पर वो निर्भर है। तो यहाँ पे आई देखिएगा, दोनों को गाइड कर रहा है। आई ओन आइस टेक्स एंड यूज देम, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऊपर वाला भी कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगा दिया, वहाँ पे कॉमा नहीं लगाइएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक ही हो और दो दो सेंटेंस उसमें आ रहे हो, एक ही सब्जेक्ट से गाइड हो रहा हो, तो वहाँ पे कॉमा नहीं यूज़ किया जाता है। ये ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, अब दो सब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली देना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही नीचे वाला अब वही है सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जब दो सब्जेक्ट हो, यहाँ पे देखिएगा दो सब्जेक्ट दिया गया है, बेन ड्रोव एंड आई गिव डायरेक्शंस, यानी बेन एक अलग सब्जेक्ट है और आई एक क्या है, अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है बेन ड्रोव एंड आई गिव डायरेक्शंस। यहाँ पे आप कॉमा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है, याद रखिएगा ये। लेकिन जहाँ पे एक सब्जेक्ट हो वहाँ पे नहीं दे सकते, जहाँ पे दो सब्जेक्ट है वहाँ पे आप कॉमा दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। A comma sets of a word, phrase, clause that introduces a sentences। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि एक कह रहा है कि कॉमा जो होता है वो क्या करता है, वर्ड को तैयार करता है, फ्रेज को बनाता है, क्लॉज को बनाता है। कब? जब वो इंट्रोड्यूस कर रहा हो किसी सेंटेंस को। ठीक है, अब इंट्रोड्यूस कह रहा है यानी शुरुआत में ही।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा वर्ड के बारे में दिया हुआ है, फ्रेज के बारे में दिया है, क्लॉज के बारे में दिया है और शॉर्ट फ्रेज के बारे में दिया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वर्ड जो दिया है एक्चुअली है, एडवर्ब है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को एडवर्ब में भी बताया था कि जब भी आप एडवर्ब्स ऑफ मैनर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ देते हैं, कॉमा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेंटेंस शुरू हो गया है। फिर फ्रेज़ में आपको पता है कि वर्ब वगैरह नहीं होता है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कुछ वर्ड्स रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, कॉमा देके इट हैड अ स्टिक, ठीक है, यानी गाड़ी में एक स्टीयरिंग व्हील होता है, उसके अलावा एक और स्टिक होता है जिसको गियर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्लॉज देखिए यहाँ पे बताया गया है, ऑल्दो इट इज़ अबाउट 100 ईयर्स ओल्ड, कॉमा का यूज़ किया गया, द कार स्टिल रन्स, ठीक है। और शॉर्ट फ्रेज में देखेंगे यूज़ नहीं किया गया है बाबू। शॉर्ट फ्रेज कौन सा है, एट फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं किया गया, आई कुड नॉट सी व्हाट वाज अहेड ऑफ मी, नो कॉमा, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, शॉर्ट फ्रेज में नहीं यूज़ करेंगे, याद रखिएगा, एट फर्स्ट शॉर्ट फ्रेज है। अब एक्चुअली क्या है, वर्ड है बाबू, ये ध्यान में रखना होगा। और ये जो कॉमा वाला है ना, आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देख के बनाएंगे, ये ज़्यादातर चीज़ पता है आपको, आप भले ही इसको आप एक्सरसाइज में बना लो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी जो होता है ना, आप पढ़ेंगे ना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं। और जब भी हम स्टोरी राइटिंग करते हैं ना, उसमें इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो हमें नॉलेज रहेगा पंक्चुएशन के बारे में तभी, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत नोटिस कीजिएगा इन सब चीज़ों को। अब मान लीजिए ये तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जब भी, तब तो आप सोचेंगे कि अब कहाँ इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हमेशा मिलता है, आप लोग स्टोरी राइटिंग करेंगे, एस्से राइटिंग करेंगे, पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, तो उसमें पंक्चुएशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। वो मैं आगे आप लोगों से बात करूँगा। इसके बाद कह रहा है, यू डोंट नीड टू यूज़ अ कॉमा व्हेन द ओपनिंग फ्रेज इज शॉर्ट। एट फर्स्ट वाला बता दिया कि जब शॉर्ट फ्रेज है तो वहाँ पे करना ज़रूरी नहीं है। फिर कह रहा है, यूज़ अ कॉमा हाउ एवर व्हेन द ओपनिंग फ्रेज इज़ लॉन्ग, ठीक है, लेकिन जब लॉन्ग फ्रेज होगा वहाँ पे आपको कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, एज माई आइज एडजस्टेड टू द डिमनेस बिगेन टू मेक आउट ऑफ शेप्स, यूज़ कॉमा। देखिए डिमनेस के बाद यहाँ, यानी लॉन्ग फ्रेज होता है ना, वहाँ पे आपको यूज़ करना है, शॉर्ट फ्रेज में नहीं करना है, ठीक है। जैसे एट फर्स्ट शॉर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग फ्रेज है, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। अ कॉमा सेट ऑफ एन इंटरप्टर, सही बात है, कॉमा क्या करता है, इंटरप्ट भी करता है। इंटरप्ट कैसे करता है, बीच में रुक जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम लोग जब भी ये चीज़ जो है ना, आप लोग स्पोकन करेंगे ना, आप लोग स्पोकन जब भी करते हैं तो उस समय बोलने में ये चीज़ समझ में आता है। अब इंटरप्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग को कैसे पता चलेगा, कैसे पता चले, जब भी हम बोलेंगे ना, तो मेरा साउंड थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है, एन इंटरप्टर इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज दैट ब्रेक्स इनटू द मेन थॉट ऑफ अ सेंटेंस, इट सप्लाइज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड कैन बी पुट ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द सेंटेंस। सही बात है, उसको जहाँ पे इंटरप्टर रहता है ना, वहाँ पे ही कॉमा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंस दिया है, तीनों सेंटेंस सेम है, लेकिन थोड़ा सा कॉमा का यूज़, पोजीशन उसका गलत नहीं किया है, अलग अलग ढंग से किया है। अब मैं आपको बताता हूँ। पहला, द फिशरमैन इंसिडेंटली केम अशोर टू ड्राई देयर फिश, पहला, ठीक है, इंसिडेंट, वहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट किया, थोड़ा स्ट्रेस दे के बोला। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, इंसिडेंटली द फिशरमैन केम अशोर टू ड्राई देयर फिश। ये देखिएगा, एक रखा था सब्जेक्ट के बाद तुरंत, और एक रखा है इसने कहाँ पे, ये सब्जेक्ट के पहले ही, शुरुआत में ही, इंट्रोडक्टरी में ही रख दिया है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, द फिशरमैन केम अशोर इंसिडेंटली टू ड्राई देयर फिश। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ चेंजेस हुए हैं बाबू, वहीं पे इंटरप्टर होता है। तो इसको हम 3 ढंग से कह सकते हैं। कहा जाता है ना, एक सेंटेंस को आप कितने ढंग से बना सकते हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज के लिए दिया गया है। और इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा कि आप कैसे इसका यूज़ करेंगे, जब भी आप बोलेंगे ना,
तो वहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है। जहाँ पे कॉमा रहेगा थोड़ा सा रुक जाइए, स्ट्रेस वहाँ पे देना पड़ेगा थोड़ा, तब जाके वो सेंटेंस आगे बढ़ेगा। तब समझ में आता है कि वहाँ पे कॉमा का जो यूज़ किया गया है इंटरप्टर में यूज़ किया गया है। ठीक है, इंग्लिश क्या है, हम लोग एक ही टोन में बोल देते हैं, वैसा नहीं है, फीलिंग्स नहीं आती है उसी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अ कॉमा सेटअप ऑफ अ नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस। सही बात है, ये कह रहा है यहाँ पे, आप लोग नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे बता रहा है कॉमा जो है वो क्या करता है, नाउन को डायरेक्ट एड्रेस करता है। एड्रेस का मतलब यहाँ पे पता नहीं होता है, एड्रेस का मतलब संबोधित करना होता है। ठीक है, एड्रेस वो पता वाला नहीं, मेरा घर यहाँ या ये नहीं, एड्रेस का मतलब होता है कि संबोधित करना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है when you speak or write to someone directly you set up that person's name with the comma। सही बात है, अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं और उसका नाम ले रहे हैं तो उसके नाम के ठीक पहले कॉमा लगेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक सेंटेंस, योर रिपोर्ट वॉज इंटरेस्टिंग नूरा। अगर मैं किसी भी लड़के का या लड़की का नाम बोलूँगा, यू हैव डन वेल स्वाति, यू हैव डन वेल कृतिका, तो वहाँ पे वेल के बाद हम कॉमा दे के कैपिटल में लिखेंगे क्या, उसका नाम। ये ध्यान, ये एड्रेसिंग होता है। ठीक है, अनदर रिपोर्ट क्लास विल बी ड्यू इन 2 वीक्स। ठीक है, अनदर रिपोर्ट। ठीक है, अब क्लास क्या है, यहाँ पे एड्रेस, क्लास यानी सारे बच्चे हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको एड्रेस कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। जहाँ पे उसका यूज़ होगा, जो सब्जेक्ट है जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, उसके कॉमा देंगे ज़रूर। अगर वो सब्जेक्ट में आता है, वो इंट्रोडक्टरी में, तो उसके बाद देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं कॉमा सेट्स ऑफ द स्पीकर फ्रॉम अ कोटेशन। आप लोग डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, नरेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके ठीक बाद कॉमा लगा हुआ होता है। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप लोग नरेशन बनाते हैं, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब देखिएगा। जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब ख़त्म हुआ, जैसे सारा सेड, सेड के बाद कॉमा है, उसके बाद कोटेशन लगा हुआ, इन्वर्टेड कॉमास, आई कांट टाइप, तो ये डायरेक्ट स्पीच का है बाबू। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ये मैंने बता भी रखा है। एक एक चीज़ इस पर डिटेल्स में नरेशन में क्लास में मैंने बताया था, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉमा कैन सेट ऑफ वर्ड्स, phrases and clauses that are not necessary to the basic idea of sentence। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा है। कॉमा जो होता है ना, वर्ड में, फ्रेज में, क्लॉज में, ठीक है, तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन दैट आर नॉट नेसेसरी, वो नेसेसरी नहीं है टू द बेसिक आइडिया ऑफ सेंटेंस। अगर किसी भी सेंटेंस का बेसिक आइडिया है, आप लोग को इसे समझेंगे आप। यहाँ पे देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है, अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज इज नॉट नेसेसरी इफ इट एड्स इंफॉर्मेशन दैट कैन बी लेफ्ट out without changing the main idea of the sentence. You do not use comma with the word, phrases and clauses that are necessary to the basic idea of the sentence. A word, phrase or clause is necessary if it clarifies or identifies a sorry, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेन आइडिया। अब देखते हैं, मेन आइडिया कह लो या मेन सेंटेंस कह लो, दोनों एक ही है। पहला सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस से बहुत कुछ क्लियर होता है। पहले मैं बता देता हूँ आपको बेसिक आइडिया क्या है सेंटेंस का। कैनेडाज कोस्ट लाइन इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि कनाडा का जो कोस्ट लाइन है, किनारे का एरिया है, वो बहुत लंबा है, मतलब बहुत लंबे में से एक है। ठीक है, अब उसी के बाद नीचे दे रहा है एडेड इन्फॉर्मेशन। जब एडेड इन्फॉर्मेशन होगा तब कॉमा का यूज़ किया जाता है, ये याद रखिएगा। अब एडेड इन्फॉर्मेशन क्या है, कनाडाज कोस्ट लाइन, यहाँ पे कॉमा दिया और इसको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट कर दिया है, विच स्ट्रेचेज फॉर मोर देन 2,43,797 किलोमीटर्स, कॉमा इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे देखिएगा कनाडा कोस्ट लाइन के बारे में दिया, फिर यहाँ पे बताया कि कितना लंबा है, कितना, ठीक है, उसके बाद देख के बताया कि वन ऑफ द, तो उसके बारे में जो कहने का मतलब है ऐड किया जाता है डिटेल्स, तब कॉमा का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये
अब ये देखिएगा, ये तीनों चीज़ क्या है ना, कॉमा का एक चीज़ मैंने शुरू में ही बताया था, ये भी एक सीरीज़ की तरह है जो अलग अलग, पहले तो कॉस्ट लाइन के बारे में बता दिया, कॉमा दिया, उसके बाद उसके डिस्टेंस के बारे में बताया, कॉमा दिया, और लास्ट का बता दिया कि बहुत लंबा है। ठीक है, तो ये सीरीज़ अलग अलग, कॉमा को सीरीज़ में भी सेपरेट किया जाता है, आइटम्स में भी वही चीज़। इसको थोड़ा डिटेल्स में, उसमें क्या है, वर्ड वगैरह के बारे में, सीरीज़ आइटम्स के बारे में बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड दे दिया है, ठीक है, फ्रेज टाइप का दे दिया है, ठीक है, क्लॉज टाइप का दे दिया है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है, चीज़ वही है, आपको समझना होगा अपने माइंड से इसे। अब यहाँ पे एक चीज़ नीचे और भी था कि अगर, ठीक है, नाउन आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, नाउन आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा और नाउन अनआइडेंटिफाई कैसे होता है, ठीक है, नाउन के बारे में सब कुछ जानता है, तो वहाँ पे हमें कॉमा देने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कोई नाम आता है, डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कॉमा देते हैं, जैसे नूरा वाला था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, या तो आप आइडेंटिफाई कीजिए या तो आइडेंटिफाई नहीं कीजिए। अब कैसे सेंटेंसेस समझिएगा, माई सिस्टर प्लेज फॉर द हॉकी टीम, जो मेरी बहन है क्या करती है, हॉकी टीम के लिए खेलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अनआइडेंटिफाई है, क्योंकि मेरी बहन है। अगर मान लो कि मेरी सिस्टर रहेगी, तो मैं वहाँ पे अगर बोलूँगा, तो आप लोग तो मेरे सिस्टर को देखे नहीं है, जब भी मैं नाम ले लूँगा तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोग को पता होगा कि अच्छा सर की बहन का नाम ये है, ठीक है, वही है, वो आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन आइडेंटिफाई जो कह रहा है, माई सिस्टर मिरांडा, ठीक है, प्लेज फॉर द हॉकी टीम। अब मेरी बहन मिरांडा, ठीक है, हॉकी टीम के लिए खेलती है, यहाँ पे आप कॉमा नहीं देंगे, या तो अनआइडेंटिफाई में तो किसी हालत में नहीं लगेगा। और यहाँ पे जबकि आइडेंटिफाई नाउन को किया जा रहा है, नाम जो दिया गया है वहाँ पे भी नहीं यूज़ किया जाएगा, गलत हो जाएगा बाबू, ये पंक्चुएशन मिस्टेक माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे कह रहा है, इफ़ द स्पीकर हैज़ ओनली वन सिस्टर एंड सेट ऑफ द नेम विद कॉमास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा लॉजिक थोड़ा देखिए, घुमा के थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है, अगर स्पीकर जो कह रहा है, जो बोलने वाला है, ठीक है, उसकी सिर्फ एक ही बहन है, ठीक है, और सेट ऑफ द नेम विद कॉमर्स, अगर उसकी एक ही बहन है, तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तब यहाँ पे माई सिस्टर मिरांडा। लेकिन ये पता कैसे चलता है, मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी बोलेंगे ना, स्ट्रेस के साथ बोलेंगे, उसमें वज़न डालेंगे सेंटेंस में बोलने के समय, तब समझ में आता है कि अच्छा इसकी एक ही बहन है। एक ही टोन में, फ्लैट टोन में नहीं बोलना होता है। अब यहाँ पे कॉमा, जो पंक्चुएशन का जो सबसे बड़ा रूल होता है सेंटेंस में, उसको बोलने के बाद ही पता लगता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आप लोग हिंदी भी बोलते होंगे ना, तो उस ढंग से नहीं बोलते होंगे, जहाँ तक मुझे पता है। आप लोग नॉर्मल टोन में ही, मतलब किसी किसी से जो समझ में आता है वो तो बोल दोगे, लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नहीं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा ये चीज़। ये माई सिस्टर के बाद दिया है कॉमा, मिरांडा प्लीज़ फॉर द हॉकी टीम, तो यहाँ पे थोड़ा प्राउडली भी कहेगा ये लड़का, माई सिस्टर मिरांडा प्लीज़ फॉर द हॉकी टीम। यहाँ पे देखिएगा इस चीज़ को आप, ठीक है। माई सिस्टर के बाद कॉमा दिया है, ठीक है। ये कह रहा है अगर स्पीकर की एक ही बहन है, ठीक है, अगर 2-3 रहेगी तो नहीं होगा, वहाँ पे तो देंगे ही नहीं कभी, ठीक है। एक ही बहन है, तब वहाँ पे आप कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, यही काम करता है आगे, यही रूल्स है। यूज़ कॉमास टू सेट ऑफ डेट्स, प्लेसेस, एड्रेसेस एंड टाइटल्स। ये तो चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। हम लोग भी लेटर वगैरह लिखते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। कह रहा है कि डेट जब भी हम लोग लिखते हैं, या प्लेसेस लिखते हैं, एड्रेसेस लिखते हैं, क्या कोई टाइटल लिखते हैं, टाइटल आप मान लो किसी चैप्टर के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, चैप्टर स्टोरी का नाम दे रहे हो चाहे कुछ, उसमें कॉमा का यूज़ किया जाता है। अब कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। डेट्स के लिए देखिए, ऑन फ्राइडे, ठीक है, March 3, कॉमा। आप लोग को याद है मैं जब भी लेटर वगैरह लिखवाता था तो वहाँ पे जब भी डेट देता था
तो आप लोग कैसा डेट लिखते हैं पता है क्या? आप लोग न्यूमेरिक डेट लिख देते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो बिल्कुल गलत माना जाता है। उसमें क्या है, वीक का नाम दिया जाता है, ठीक है, डे का नाम, ठीक है, उसके बाद मंथ, वहाँ पे तारीख क्या है, डेट वो दिया जाए, कॉमा हर चीज़ का, वीक का अलग हो गया, मंथ का अलग हो गया, और जो सन चल रहा है ईस्वी उसका अलग हो जाता है, कॉमा दिया जाता है हर चीज़ के बाद। ये चीज़ मैंने आप लोग नहीं देते थे, ये गलत बात है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ बोला है, ठीक है। ऑन फ्राइडे 3 मार्च 1993 मिस्टर ली बॉट, यानी कह रहा है बूट खरीदा है मिस्टर ली ने, ठीक है। क्या खरीदा है, कब खरीदा है? फ्राइडे 3 मार्च 1993 को, ठीक है। ये देखिएगा, ये सारा चीज़ क्या ना, एक एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। नहीं तो ये नहीं कि पढ़ लिया, हाँ सर आई हैव नो डाउट सर, आप लोग ऐसे लिख के भेजते हैं ना कि एक बार जो चैप्टर पढ़ा दिया जाता है उसके बाद ऐसे लिख के भेजते हैं ना कि बाप रे बाप, मतलब एकदम पूरा किताब का तो एकदम दिमाग में उतार लिया है। अब वही जब भी टेस्ट वगैरह होता है उसमें देता हूँ, हाँ सर नहीं कर पाए सर, बहाना है वो सब। तो उसका अच्छा तरीका यही है, ध्यान से, और एक बार समझ में नहीं आया, एक बार में बाबू किसी को समझ में नहीं आता है, वो कोई भी हो, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, किसी को भी एक बार में समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिस होता है ये। हाँ, तो एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। मैं अभी तक यहाँ तक कंफर्म हूँ, जितने लोगों को अभी तक दिया था मैंने बनाने के लिए, एक दो लड़कियों ने कोशिश किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको लोग को गारंटी देता हूँ इस बात का, ठीक है। कुछ लोगों ने तो कोशिश भी नहीं किया, उनको छोड़ो, लेकिन जिन लोगों ने मुझे अटेम्प्ट करके दिखाया, ठीक है, मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ, भले ही उन्हें बुरा लगे, कि उन लोगों से भी पता है, अगर मैं अभी भूल गए होंगे, जितना चीज़ वो लोग पूछते हैं वो लोग भूल गए होंगे, मैं फिर से एक टेस्ट ले लूँ और उसी लेवल का दे दूँ तो टाटा फिश हो जाएंगे बाबू, इसमें दो राय नहीं है। तो आप लोग इसमें पूछे सर सोल्यूशन क्या है, तो बाबू सोल्यूशन यही है ना, जो बताया जाता है उसका एक्सरसाइज बनाइए जितना ज़्यादा हो सके। अब कहाँ से बनाएंगे, बुक में तो लिमिटेड रहता है, तो उससे रिलेटेड और भी कोई बुक होगा उससे बनाइए, वो आप लोग नहीं करते हैं। यानी कि शॉर्ट एंड सिंपल बोलूँ, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस दिक्कत यही है, और कहीं दिक्कत नहीं है। सब चाहता है सब कि थोड़ा सा जान जाए हो गया, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बच्चे नहीं हैं अब, ठीक है, आप लोग को समझना पड़ेगा। प्लेसेस के बारे में भी बात करते हैं, यहाँ पे प्लेस भी देखिएगा। जैनी वॉज बॉर्न इन वैंकूवर, देखिए वैंकूवर छोटा शहर है, उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कॉमा दिया हुआ है, जैसे आपको बोलना रहता है ना, आई लिव इन LIC कॉलोनी एट LIC कॉलोनी इन पटना, तो वहाँ पे जब भी आप ऐसे देंगे ना तो कॉमा दे के देंगे, यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। शहर के नाम के बाद, इसके बाद एड्रेसेस के बारे में बताया कि पता कहाँ पे है, तो वी लिव एट 12 गैरी रोड वेस्ट, कॉमा सडबरी, कॉमा ओंटारियो। ये जहाँ जहाँ कॉमा लगा है ना, आप लोग थोड़ा सा इसमें आप लोग को डाउट होगा ही, इसमें दो राय नहीं है, आप लोग पूछेंगे बाबू, ठीक है। ये समझ में जल्दी आएगा नहीं कि सर ये यहाँ पे कॉमा क्यों लगा, आप लोग ये पूछिएगा ज़रूर। सेमी कॉलन टाइटल्स के बारे में दिया है। अब यहाँ पे माई फादर नेम इज़ एलन ओट्स एस्क्वायर, यहाँ पे टाइटल्स दे दिया, अब नाम बता दिया कि पप्पा जी का नाम है एलन ओट्स, कहाँ पे है बाबू, इनका एस्क्वायर में है। ये देखिएगा कॉमा दिया हुआ है, टाइटल में भी यूज़ किया जाता है, जब टाइटल बड़ा हो तब। ये नहीं कि अब किसी स्टोरी का चैप्टर का जो नाम रहता है वो तो छोटा, उसमें भी देखिएगा कोई बड़ा रहता है ना, उसमें कॉमा का या सेमी कॉलन का या कॉलन का यूज़ किया जाता है, आप लोग नोटिस कीजिएगा ये चीज़। आगे बात करते हैं सेमी कॉलन के बारे में, ठीक है। और सेमी कॉलन जॉइंस, कॉमा के बारे में ही बहुत सारा कुछ है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। अब सेमी कॉलन के बारे में देखते हैं। सेमी कॉलन का ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत कम जगह यूज़ मिलता है उसका। A semicolon joins independent clause in a compound sentence when the words
एंड बट और आर नॉट यूज्ड। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सेमी कॉलन ज्वाइन करता है, किसमें शामिल होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन होता है बाबू, ये आप लोग को कंजंक्शन में बताया था, ठीक है। जो ऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सा होता है, एंड बट और, इससे जो ऐड होता है सेंटेंस, ठीक है, एंड बट और ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो वो हमारा ऑर्डिनेटिंग यानी वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, वो डिपेंड रहेगा किसी के ऊपर, ठीक है। तो सेमी कॉलन क्या करता है, जॉइंस इंडिपेंडेंट क्लॉज को, यानी वो मेन क्लॉज से यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसके ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। और वो जो दूसरा जो क्लॉज रहेगा वो एंड बट से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अ सेमी कॉलन जॉइंस इंडिपेंडेंट क्लॉज इन अ कंपाउंड सेंटेंस, उसमें करेंगे व्हेन द वर्ड्स एंड बट और आर नॉट यूज। अगर उस सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, एंड बट और आर नॉट यूज यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसमें नहीं लगा हो, ये ध्यान में रखिएगा। होता है ना, सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ऑर्डिनेट कंजंक्शन ना, इलेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना हो उसमें, ठीक है, तब इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सब यूज़ हुआ है एंड बट और, तो वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अगर ये चीज़ें ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है तब आप सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। सेमी कॉलन का देखिए यहाँ पे साइन भी दिया हुआ है बाबू, ठीक है, ऊपर बिंदी रहता है, नीचे कॉमा रहता है। अब आगे देखते हैं, सेमी कॉलन्स आर यूज्ड इन अ सीरीज टू सेपरेट आइटम्स, ठीक है। इसके बाद कह रहा है दैट ऑलरेडी कंटेन्स कॉमा, ठीक है। अब कह रहा है सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे, कब करते हैं, जब आइटम्स को, ठीक है, अलग करते हैं। अब कैसे अलग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ऑलरेडी कॉमा लिए रहता है, ठीक है। अभी तो हम लोग जानते थे कॉमा का यूज़ आइटम सीरीज़ को अलग अलग करने, लेकिन ये भी हम यूज़ करते हैं सेमी कॉलन का कि जब आइटम सीरीज़ को अलग किया जाता है, ठीक है, तो उसमें कॉमा रहता है, उसमें सेमी कॉलन का यूज़ किया ही जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिएगा, ऑन आवर लास्ट वैकेशंस, कॉमा दिया है, ठीक है, उसमें कॉमा भी रहता है। वी स्टॉप्ड एट वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर में रुके। इसके बाद बोलता रहा है क्या, ब्रिटिश कोलंबिया के बाद देखिएगा सेमी कॉलन दिया हुआ है, बेनेफ एल्बर्टा, ठीक है। अब ये चीज़ समझने वाली रहेगी कि यहाँ पे कॉमा दिया है, कहाँ कहाँ दिया गया है हमारा सेमी कॉलन। अब देखिएगा सेंटेंस को समझिएगा, हाँ, हमारा जो लास्ट वैकेशन था हम लोग का वैंकूवर में था, और ब्रिटिश कोलंबिया को यहाँ पे बोल के यहाँ पे बंद किया है। फिर यहाँ पे देखिएगा चालू किया है बेनेफ एल्बर्टा, ठीक है, सेमी कॉलन दिया है। रेजिना, बड़ा नाम अजीब टाइप से है, सस्क्वेत शिवान, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन दिया है, एंड विनीपेग मैनिटोबा। समझना क्या है कि यहाँ पे जो कब सेमी कॉलन ला के ख़त्म कर दे रहा है, यहाँ पे तो ये बताए कि यहाँ पे रुका हुआ था, और फिर यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया के बाद सेमी कॉलन दे दिया कि ये जो जगह है वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया तक आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि ये जो जगह है, अब ये नाम है रेजिना, बेनेफ एल्बर्टा, विनीपेग मैनिटोबा, ये उस जगह का कोई छोटा छोटा हिस्सा हो सकता है बाबू। तो उसके बारे में बता के जो जगह मेन होता है उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया, जो छोटा जगह है, ठीक है, जो सीरीज़ आइटम में बांटा है उसको क्या किया है बाबू, कॉमा दे के बता दिया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यूज़ अ सेमी कॉलन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज कनेक्टेड बाय ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है। कह रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज तो आप लोग को पता है जो कि निर्भर रहता है, ठीक है, बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है और डिपेंडेंट, यानी आप लोग सिंपल सा समझिए, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है हमारा, ठीक है, और जो सुबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब होता है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा वो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके ऊपर निर्भर रहेगा बाबू, है कि नहीं। जो मेन क्लॉज है, मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में
ठीक है, 2 क्लॉज होने चाहिए ना, तभी उसका पूरा सेंस निकलता है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो कौन सा हो सकता है, मेन क्लॉज होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यूज़ अ सेमी कॉलन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है अगर वो कनेक्टेड है किससे, ट्रांजिशन वर्ड्स। अब यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड्स समझ के आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूँ। ट्रांजिशन वर्ड्स जो है वो कैसा होता है बाबू, अब ये एडवर्ड टाइप का ही एक वर्ड होता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे देखिएगा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिया अदरवाइज। ठीक है, एडवर्ब टाइप का ही होता है ये। ठीक है, इसको कंजंक्शन में भी यूज़ किया जाता है बाबू, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन में यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, फर्दर मोर, हाउ एवर, इंस्टेड, मोर ओवर, नेवरदलेस। ठीक है, ये सारा जो है ट्रांजिशन वर्ड है। तो ये सब देखिएगा, ये सब वर्ड आप सेंटेंस में देखिएगा मिलता है, तो ये जब भी इसके साथ लगा रहेगा, ठीक है, तो उसके बीच में कह रहा है यूज़ अ सेमी कॉलन, तो वहाँ पे आप सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, और इसका मैं सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा कि आप लोग स्टोरी तो बुक का पढ़ते ही हैं, आप लोग न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ेंगे ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बार बार इस बात पे, ठीक है, हमेशा ज़ोर दे के बोलता हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको सिर्फ एक सेंटेंस फॉर्मेशन का वर्ड्स पावर ही नहीं बढ़ता है, रीडिंग स्किल इतना बेहतरीन हो जाएगा, आपका क्रिएटिव बन जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ इस चीज़ के बारे में। ठीक है, कि आप लोग जब ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, वो आप लोग जब तक पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं कि आज मैंने बता दिया समझ गए, नहीं 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 नहीं, वो एक्सरसाइज भी बना लोगे ना तो कुछ दिन बाद छूट जाएगा आदत। तो इस आदत को कंटिन्यू करने के लिए उसका एक ही रास्ता है, मुझे नॉलेज हो गया इसके ऊपर, इसको ध्यान से पढ़ लिया मैंने, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी बना लिया। जब हम इसको स्टोरी पढ़ेंगे ना, किसी भी बुक से किसी भी स्टोरी को या फिर किसी न्यूज़पेपर को देखेंगे, तो उसमें हूबहू मिलता है ये सारी चीज़ें। और यही मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ना एक माइंड मेकअप हो जाता है, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होती है। तो उसको प्रैक्टिस में कुछ दिनों तक रखना पड़ता है आपको, तब जाके वो जब रेगुलर प्रैक्टिस पे रहेगा तो ठीक हो जाए। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना तो डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं ना, रीडिंग क्यों कहा गया है पर डे पढ़िए आप लोग, यही रीज़न है। रीडिंग से कितना फ़ायदा होता है इंग्लिश में, इतना ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं, वो पता है मुझे, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कॉलम्स के, ये तो आप लोगों ने समझ गए हैं आप लोग। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है, अगर वहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड आ जाता है, ट्रांजिशन वर्ड ये सारे हो गए, फर्दरमोर, हाउएवर, तो वहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं कॉलम्स के बारे में। कॉलम्स देखिएगा 2 बिंदी होता है। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन आप लोग देख लिया, आप लोग को आइडिया भी होगा इसका। अ कॉलन कैन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट स्पेशली आफ्टर वर्ड्स लाइक द फॉलोइंग और दिस। ठीक है, अब क्या रहा है, कॉलम्स का ये जो यूज़ किया जाता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, इसके निम्नलिखित कारण है। तो वहाँ पे कॉलम्स का यूज़ किया जाता है, यानी कहते हैं ना, दीज आर फॉलोइंग्स, दीज आर दिस। ठीक है, बोलते हैं ना, तो वहाँ पे जब दीज है तो पॉइंट बताते हैं, लिस्ट बताते हैं, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो उसके पहले फॉलोइंग लिखते हैं ना, उसके बाद हम लोग, चाहे मैं कभी कभी देखिएगा कि मैं आप लोग का टेस्ट लेता हूँ, तो आप लोग बोलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस देता हूँ, तो वहाँ पे देखिएगा 2 बिंदी लगाता हूँ मैं। बहुत लोग फुल स्टॉप लगा के निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे 2 बिंदी लगाया जाता है, याद में रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में बताता है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बारे में बता रहा है, माय फेवरेट फिश इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, ये तो बता दिया, वही जो लिस्ट मैंने बताया था, ऐसे ऐसे होता है, दीज आर माय फेवरेट डिश। ठीक है, यू डोंट नीड अ कॉलन आफ्टर अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन। हाँ, ये ध्यान रखना है,
कभी भी कॉलन का यूज़ नहीं कीजिएगा वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद। ये थोड़ा मेन लगा मुझे, वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद कॉलन का यूज़ नहीं कीजिएगा आप लोग, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अ कॉलन कैन इंट्रोड्यूस अ लॉन्ग और अ फॉर्मल कोटेशन। सही बात है। अब देखिए, किसी राइटर के बारे में अगर बता रहे हैं, उसके बुक के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं, तो वहाँ तो कॉलन देना ही है। जैसे यहाँ पे दिया है बहुत ही अच्छा, एज शेक्सपियर सेड, यानी शेक्सपियर ने जैसा कहा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है डैश, ठीक है, उसके बाद दिया गया एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट एक बुक का नाम है बाबू, बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे को तैसा वाला सिस्टम है, लिख दिया है जैसा उन्होंने कहा है, वहाँ पे कॉलन दिया गया है, फिर उसको क्या किया गया है, कोटेशन में बंद किया गया, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। सही बात है, ये दुनिया जो है स्टेज है, और जो इसमें मेन और वीमेन है वो क्या है, एक नॉर्मल से खिलाड़ी हैं, एक्टर हैं, निभाते हैं रोल वगैरह। सही बात है, उनका ये कहा हुआ था, सही है भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लेसिंग, देखिएगा बाबू, प्लेसिंग है ना, मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे बता रहा हूँ सेंटेंस के बारे में कि वहाँ पे प्लेसिंग कहाँ पे है, नहीं तो कहीं भी नहीं लगा देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। प्लेसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे कह रहा है, यू कैन यूज़ अ कॉलन आफ्टर द इंट्रोडक्टरी सैल्यूटेशन इन अ फॉर्मल। हाँ, फॉर्मल लेटर जब भी हम लोग लिखते हैं, अभी लेटर में तो हम लोग जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें तो आज तक मैंने देखा नहीं है, ठीक है, कि यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे यूज़ किया जाता है, डियर मिस्टर फेल्ड, डियर सर और मैडम। ठीक है, तो इस पे मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। ठीक है, मतलब नॉर्मली तो देना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है नॉर्मली देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है ना, कॉमा यूज़ कर लेते हैं, रियरली कॉमा यूज़ किया जाता है बाबू। ठीक है, तो इस पे मैं आप लोग को एक थोड़ा सा बताऊंगा। बहुत पहले मैंने एक बार पढ़ा था कि इसमें क्या है ना, अलग अलग राइटर की अलग अलग राय है। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं और हाँ, अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और निकलता है। ठीक है, तो हम लोग का जो इंग्लिश है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग राइटर की राय है। कुछ लोग कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है, डियर सर मैडम बोलते हैं ना, तो हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं। और आपको एक चीज़ और बताओ, कुछ लोग कॉमा भी नहीं, मतलब कुछ राइटर का कहना है नहीं कॉमा भी यूज़ नहीं करना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं कॉलन वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे राइटर का अलग अलग राय है। तो ये मैंने इनिशियल डेज में पढ़ा था स्कूलिंग में ही, कि अलग अलग राइटर का क्या कहना था इसके ऊपर, लेकिन गलत नहीं माना जाता है इसको। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग रखिएगा, जो मैं आपको साइड से बताया हूँ कि अलग अलग राइटर की अलग अलग राय होती है यहाँ पे फॉर्मल लेटर में। ठीक है, आगे देखेंगे, यू कैन यूज़ कॉलन बिटवीन नंबर शोइंग आवर्स एंड मिनट। हाँ, ये तो आप लोग को पता होगा, जो टाइम वगैरह देखते हैं ना, उसमें देखिएगा कॉलन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा। डैशेस के बारे में बात करेंगे, सेमीकोलन्स आर यूज्ड इन अ सीरीज टू सेपरेट आइटम्स दैट ऑलरेडी। हाँ, ये तो देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा, जैसे कॉमा का यूज़ करते थे ना, ठीक है, सेमीकोलन का यूज़ करते थे आइटम सीरीज़ को अलग करने के लिए, वैसे डैशेस का यूज़ करते हैं। अब किसी चीज़ के बारे में हमें बोलना है, ठीक है, तो आप पे डैश दे देते हैं, तब लिखने लगते हैं। आप लोग क्या बताऊँ मैं, जैसे वर्ड मीनिंग मैं लिखाता हूँ, ठीक है, तो एक डैश दे देता हूँ, ठीक है, उसके बाद उसका मीनिंग लिखाने लगता हूँ मैं। या फिर मान लीजिए आप कोई फॉलोइंग पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो फॉलोइंग्स लिख के जो उसका पॉइंट लिखते हैं, तो मान लीजिए कि किसी चीज़ के बारे में बताना है, डेफिनेशन देना है, उसका लिख दिया, उसके बाद डैश देकर हम लोग लिखना शुरू करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है बाबू। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, डैशेज़ यूज़ कर लो, डैशेज़ ही यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है, और कॉमा तो सीरीज़ आइटम को, सेमीकोलन सीरीज़ आइटम को अलग करने के लिए सेंटेंस में करते हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में अगर पर्टिकुलर बताना पड़े हमें, ठीक है, पर्टिकुलर एक एक चीज़ के बारे में बताओ, तो डैशेस लिख लिख के बताते हैं हम लोग, नॉर्मली वही रूल्स है। ठीक है, अब पैरेंथेसिस के बारे में जानेंगे, पैरेंथेसिस क्या होता है। ठीक है, पहले तो इसका आप ये देख लेंगे बाबू कि इसका सिंबल क्या है।
ठीक है। ये ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट रहता है, ठीक है, 2 ब्रैकेट रहता है। ये ध्यान से देखिएगा, 0 नहीं है, ये 2 ब्रैकेट है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। यू कैन यूज़ पैरेंथेसिस टू सेट ऑफ एडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, कि ठीक है, कि पैरेंथेसिस का यूज जो होता है इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए होता है, ठीक है। अब उसका तो साइन आप लोगों ने देख लिया है कैसे कर रखा है उसने, ठीक है ना, 2 ब्रैकेट लगता है उसमें। अब इसका यूज़ कैसे होगा, ठीक है। कह रहा है पंक्चुएशन दैट बिलोंग्स टू अ मटेरियल गोज इनसाइड द पैरेंथेसिस, पंक्चुएशन दैट बिलोंग्स टू द होल सेंटेंस गोज आउटसाइड द पैरेंथेसिस। अब देखिए, कह रहा है पंक्चुएशन वो जो बिलोंग करता है, संबंध रखता है किससे, जो सेंटेंस के इनसाइड हो, यानी सेंटेंस के अंदर हो, ठीक है। तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, जो आउटसाइड का भी हो वहाँ पे भी। तो इनसाइड आउटसाइड वाला फंडा क्या है। अब पहला वाला इनसाइड कह रहा है जॉन ड्रॉवर्स टू द स्टोर, ठीक है। जॉन कहाँ लेके गया, हमें स्टोर के पास लेके गया, ठीक है। अब ब्रैकेट में दिया है अंकल पेटिस हैड सेड आई कांट ड्राइव, ठीक है। जॉन क्यों लेके गया भाई, ठीक है, जॉन क्यों लेके गया, क्योंकि अंकल पेटी ने कहा कि मैं ड्राइव नहीं कर सकता, तब जॉन लेके, तो इसी को क्या किया, पैरेंथेसिस में कर दिया है, ठीक है। ये ध्यान में दीजिए, ये देखिएगा, ये इनसाइड वाला है बाबू, ये ध्यान में रखिएगा। और आउटसाइड वाला आप कैसे समझेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट रेल सर्विस वॉज प्रोवाइडेड इन 1866 बाय द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, नाउ सीपी रेल, ठीक है। अब लॉजिक थोड़ा समझना, यहाँ पे जो आउटसाइड वाला है ना बाबू, जैसे कैनेडियन पैसिफिक रेलवे नाउ सीपी रेल बोला जाता है, बात तो वही है। कैनेडियन सी को यहाँ पे जो एब्रीविएशन होता है ना, एब्रीविएशन उसको शॉर्ट में करके लिख दिया है आउटसाइड में, यानी पहले उसको बोला जाता था कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, इसको भी वही बोला जाएगा। सी से कैनेडियन, पी फॉर पैसिफिक, और आर से रेल कर दिया, रेलवे भी होता है, रेल इंजन, रेलवे, इंडियन रेल, ठीक है ना, इंडियन रेलवे बोलते हैं ना, तो उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। तो इसी के लिए इसको यहाँ पे आउटसाइड करके रखा है, ये ध्यान में, यही फ़र्क होता है। अगर इसमें आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग एक बार और भी पूछ लेंगे, ठीक है। हाइफन्स के बारे में जानेंगे। देखिए, डैशेज और हाइफन्स एक ही जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। हाइफन इज़ अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल मार्क दैट इज़ यूज्ड इन सम कंपाउंड नाउन्स and with certain prefixes and suffixes. Most compound nouns are not connected by hyphens, however check your dictionary to be sure. सही बात। अब ये देखिएगा, ये कंपाउंड नाउन जो होता है ना, यानी 2 नाउन को जो मिला के बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सिस्टर इन लॉ हम लोग लिखते हैं, एक्स मेयर लिखते हैं, यानी इसके पहले एक्स का मतलब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। नॉन फिक्शन, ठीक है, नॉन अलग वर्ड है, फिक्शन अलग वर्ड है, उसके बीच में ऐड करें, यानी जो प्रीफिक्स वाले वर्ड्स होते हैं ना और सफिक्स वाले, वहाँ पे ऐड जो किए जाते हैं वर्ड, जो डैश लगाए जा, हाइफन्स लगाए जाते हैं, उन्हीं को ये कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा हाइफन कहाँ पे यूज़ करते हैं, अ हाइफन कनेक्ट्स कंपाउंड एडजेक्टिव दैट प्रीसीड नाउन्स। You don't need to use hyphen in most compound adjective that follows noun or with the adverb ending in ly। देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है, ज़्यादातर में आप सब में यूज़ नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो एडजेक्टिव है बाबू, पहला वाला सेंटेंस है 25 ईयर ओल्ड हाउस, 25 अलग है बाबू, ठीक है। ईयर के आइए, उसके बाद हाइफन दिया है, ईयर दिया है, ओल्ड हाउस, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसे, जब इस वे में लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा ये चीज़, ये आपको स्टोरी में कोई आप एक देखेंगे रिपोर्ट या कहीं स्टोरी में या किसी आर्टिकल्स में देखेंगे, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन वही देखिएगा कहाँ पे हाइफन नहीं यूज़ करेंगे, द हाउस इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, वही चीज़ लिखा है नीचे भी ना, लेकिन आपको अब समझ में कैसे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इसका प्लेस देखिएगा कहाँ पे है, ठीक है, और नीचे वाले का प्लेसिंग देखिएगा कहाँ पे है, ये आपको समझना पड़ेगा। ऊपर वाले का प्लेसिंग देखिए और नीचे वाले का प्लेसिंग देखिए, ठीक है।
इट्स केयरफुली कंस्ट्रक्टेड हाउस। अब केयरफुली क्या है बाबू, एडवर्ब है, ठीक है, एल वाई लगा हुआ है, उसमें नहीं यूज़ करेंगे, ये ध्यान में रखना है, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। अब इसके बाद कह रहा है यू कैन यूज़ हाइफेंस व्हेन स्पेलिंग आउट नंबर्स फ्रॉम 21 थ्रू 91। ठीक है, आप लोगों ने ये बचपन में भी नर्सरी वगैरह में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जब हम लोग 1 2 3 4 पढ़ते हैं तो उसमें जैसे ही नंबर आता है 20 के बाद वाला, तो वहाँ पे देखिएगा हाइफन यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये नोटिस करना। ठीक है, और वो 91 तक चलता है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है, तो उसका यूज़ किया जाता है वहाँ पे, वो बचपन में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यूज़ योर डिक्शनरी टू डबल चेक वेयर अ वर्ड में बी हाइफनेटेड। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, डिक्शनरी आप लोग यूज़ करते हैं तो आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे, जब भी उसको तभी तोड़ तोड़ के बताता है ना कैसे प्रोनाउंस करना है वर्ड्स को। ठीक है, तो वो क्या करता है, देखिएगा आप लोग डिक्शनरी खोल के, वहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, उसमें डाउट की नहीं करना कुछ, मैं बता देता हूँ, ये गलत है, एक सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड साथ लेके बोलना है। ठीक है, साथ लेके बोलना, हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं, इसीलिए वर्ड्स का जो स्पेलिंग होता है, आप लोग को क्लास में मैंने कुछ वर्ड्स बोला था कि हाँ ये बोल के बताइए, तो आप लोगों ने गलत प्रोनाउंस कर दिया था। उसका दिक्कत क्या है, आप लोग क्या है ना, वो यूज़ नहीं करते हैं सिलेबल, ये सिलेबल के लिए देता है हाइफन वगैरह, कि आप लोग साथ में किसको, पंक्चुएट, समझ रहे हैं आप लोग, पंख, पहले देखिएगा हम लोग एक ही साथ बोलेंगे पंख। ठीक है, उसके बाद हाइफन लगा हुआ है। ठीक है, पंख टू, ठीक है, 8। ठीक है, ये चीज़ ऐसे स्पेल किया जाता है, जब आप ऐसे करेंगे ना, जब हैबिट हो जाएगा तो आपके बोलने में भी वो दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके लिए डिक्शनरी कंसल्ट करो सब, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा, ये उसी में समझा के ऐसे देता है। अब एप्रोस्टॉफिस के बारे में जानेंगे, आप लोग को भी पता होगा क्या होता है। यू कैन यूज़ एन एप्रोस्टॉफी एंड एस टू फॉर्म द पोजेसिव नाउन्स। ठीक है, ये तो आप लोग को नाउन्स में भी बताया था, एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन में भी बताया था, जिस पे अपना अधिकार हो। पोजेसिव का ही, पोजेशन का ही मतलब होता है अधिकार होना। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे मीनास की, यानी मीना की कुंजी या चाबी बोलो, ड्राइवर सीट यानी ड्राइवर की जगह बैठने की, मिस्टर जॉन्स की किताब। ठीक है, तो ये तो आपको पॉजिटिव नाउन वाला फंडा क्लियर होगा, यानी जो चीज़ अपना होता है, जिस पे अपना अधिकार होता है। ठीक है, यू कैन यूज़ एन एप्रोस्टॉफी एन एस टू फॉर्म द पॉजिटिव ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, अब जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है वहाँ पे भी एप्रोस्टॉफी लगाते हैं, एनीवन्स, किसी का भी। ठीक है, समबडीज, कोई भी हो सकता है, एवरीबडी, सभी का। ठीक है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, समबडीज बुक। ठीक है, समबडीज बुक, एवरीबडीज फैन, हाँ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादातर पोजीशन का ही, उसके बाद और जगह भी यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ एन एप्रोस्टॉफी एन एस फॉर द प्लूरल ऑफ अ लेटर, अ नंबर, अ सिंबल और अ वर्ड यूज्ड एज अ वर्ड। ठीक है, अब तो ये सिंबल में बता रहा है, वर्ड में भी बता रहा है। सेवरल एज, अब सेवरल एज का मतलब क्या हुआ बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेवरल यानी कई तरह के ए। ठीक है, ये जो लेटर है वो कई तरह का, उसका। ठीक है, अगर मान लो ये यूज़ आपको कहाँ मिलेगा, आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखा है ना। ठीक है, उसमें जो वर्ड को क्या करता है, उसमें से अलग अलग करके कुछ चेंजेस कर देता है वर्ड को। ठीक है, तो जो जो वर्ड चेंज करता है, तो वो कोई पर्टिकुलर वर्ड चेंज किया रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई यही नहीं होगा, वो जो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है उसका यूज़ कर सकता है। यहाँ पे तो ये बताया, वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, तो उसी का यहाँ पे बताया सेवरल, ऐसा यूज़ है। सम नाइन्स, वैसे ही। ठीक है, नंबर का दे दिया, यहाँ पे लेटर का दिया था, यहाँ नंबर का दिया। सिंबल का है, हैशटैग वाला देखा होगा आप लोगों ने, आप लोग ये यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत रहते हैं आजकल। ठीक है, तो ये आप लोग यूज़ करते होंगे, हैशटैग, आई एम फीलिंग कोल्ड फीवर, जो भी है। ठीक है, हैशटैग डाल देंगे, टैग कर देते हैं। ठीक है, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक है, वो आप लोगों को पता होगा हैशटैग यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद टू मेनी। ठीक है, यहाँ पे टू मेनी में एस नहीं दिया है, लेकिन यूज़ कर सकते हैं जब कोई वर्ड रहेगा तब। ठीक है, नहीं तो टू मेनी टू मच नहीं बोलते हैं वहाँ पे। हाँ,
दीज आर्टिकल के साथ भी ले, तो इसके पास कोई एक याद रखिएगा, इसके बाद कुछ वर्ड्स भी आते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, बता दिया है, ये याद रखना। इसके बाद कुछ नाउन वगैरह रहेगा भी। अब कह रहा है एन एप्रोस्ट्रॉफी स्टैंड फॉर मिसिंग लेटर्स इन अ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन आप लोग को पता होगा, जो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जिसमें डोंट को डू नॉट को डोंट लिखा जाता है, ही विल को हिल लिखा जाता है, इट इज़ को इट्स लिखा जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा 3-4 में ही कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसको ध्यान से बाबू पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई भी डाउट होगा आप लोग पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।